दोस्तों जय हिंद। दोस्तों उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। अभी कुछ दिन पहले जो मेरठ में टोल प्लाजा में एक सर्विंग जवान के साथ दुर्व्यवहार किया गया, जो बर्बरता दिखाई गई, वो अपने आप में असाधारण है। जिन लोगों ने ये काम किया, ऐसा लगता है कि जैसे किसी के साथ जन्म जन्म की दुश्मनी हो और उस दुश्मनी का बदला लेने के लिए उनको उस ढंग से उन लोगों ने, इतने सारे लोगों ने एक साथ मिलकर जो है, आप सब ने वो वीडियो देखे होंगे कैसे उनके ऊपर टूट पड़े इतने सारे लोग एक साथ, और उसमें से कुछ लोगों ने उनको बांध दिया एक पोल के साथ। बाकी लोग जो है वो डंडे और जो सामान उठा के लाए और उनको किस ढंग से मारा गया, पीटा गया। तो अब ये जो घटनाएं हैं, खासकर जो हमारे उत्तर भारत है, उसमें आप देखेंगे कि इन घटनाओं का सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। हर दूसरे तीसरे दिन ये घटनाएं जो है वो देखने को नज़र आ रही हैं। और मेरठ की जो ये घटना हुई है तो अपने आप में बहुत असाधारण थी। मतलब हैरानी होती है देखकर, शौक लगता है देखकर कि देश के सिपाही के साथ जो हर पल अपनी जान देने के तैयार है देशवासियों के लिए, उसके देशवासी उसके साथ कैसे मारपीट कर रहे हैं, क्या उसकी दुर्गति बना रहे हैं, ये देखकर अपने आप में बहुत एक हीन भावना हम कहें या डिमोटिवेशन की फीलिंग आती है। और शर्म आती है इस बात की कि जिस देश में हमारी फ़ौज इतना कुछ बर्दाश्त करती है, इतने चंद सालों में हमने कितने युद्ध लड़े हैं, कितने सैनिक हमारे मारे गए हैं, और कितने सैनिक ऐसे हैं जो वॉर वुंडेड हैं, जिनकी लड़ाई अलग से चलती है, छोटी सी पेंशन के लिए वो कोर्ट्स में धक्के खाते हैं। तो उसके साथ हमारी समाज, हमारी सोसाइटी ये व्यवहार कर रहा है। और इसमें जो मेन मुद्दा है, वो मुद्दा ये नहीं है कि चंद लोगों ने ऐसा किया। मेन मुद्दा इसमें यह है कि कुछ लोग जो ये सब कर रहे हैं, इससे पहले कर्नल बाथ हैं, सर्विंग ऑफिसर, जिनके साथ पुलिस ने ऐसा किया। फिर जयपुर में एक हुआ था इंसिडेंट, जहाँ पर पुलिस थाने में लॉकअप में एक सिपाही को बंद कर दिया गया, जब उसमें जो है कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो मंत्री हैं वहाँ पर, वो पुलिस थाने में खुद पहुँचे और उसको पुलिस वालों ने इतना मारा पीटा। तो और ऐसे किस्से बहुत हैं, कई किस्से हैं जो बहुत कम, इसमें से शायद 10% भी ऐसे किस्से होंगे जो मीडिया में आते होंगे, लाइमलाइट में आ जाते हैं। बाकी क्योंकि मैं ऐसे इंसिडेंट से पर्सनली डील करता रहता हूं, तो मेरे को इनके बारे में बहुत जानकारी है। अभी एक किस्से से मैं डील कर रहा हूं जिसमें एक 80 साल के रिटायर वेटरन हैं, जिनको आधी रात पुलिस चुपचाप आकर घर से उठा के लेगी। जो इंसान अब लाइफ में इस स्टेज में है, जो 60 साल सर्विस देने के बाद अब 80 साल का है, उसको आधी रात को पुलिस वाले आए और उसको उठा के ले गए। अब मैं उस केस से डील कर रहा हूँ। फिर जो टोल प्लाजा के ऊपर टेररिज्म है, उसकी तो कहानी ही इतनी खतरनाक है कि क्योंकि मैं खुद इतना ट्रैवल करता हूँ और मेरे को एक गवर्नमेंट की तरफ से परमिशन है एज अ गैलेंट्री अवॉर्डी कि मेरे पास एक फैसिलिटी है जो टोल प्लाजा में मेरे को प्लाजा का एग्जम्पशन परमिसेबल है। पर जब मैं खुद टोल प्लाजा पर जाता हूँ तो जितनी वो लोग वहाँ पर आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, वो उनको ना जानकारी होती है ना उनको इस चीज़ का, जबकि वहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ कि किन किन संस्थाओं को या किन किन अपार्टमेंट्स को टोल प्लाजा के ऊपर एग्जम्पशन है। उसके बावजूद उन लोगों को या तो जो एजेंसी होती है जो जिसको NHAI कॉन्ट्रैक्ट देती है, वो एजेंसी परवाह नहीं मारती है, वो अपना पैसा इकट्ठा करने में उनका सिर्फ उसी में ध्यान रहता है। तो उन लोगों को कोई जानकारी नहीं होती है और मैं खुद फ्रस्ट्रेट होकर जो है उसके बाद कई बार उस फैसिलिटी का मैं इस्तेमाल नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि या तो आदमी वहाँ पर खड़ा होकर उनसे जो है आधा आधा घंटा बहस करता रहे, या आदमी चुपचाप अपनी पेमेंट करे और वहाँ से चलता बने। तो कोई अल्टरनेट नहीं रहता है। अब कहानी ये है कि ये जो इंसिडेंट हैं ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं, क्यों हमारे समाज के अंदर जो पैट्रियोटिक फीलिंग है, जो देशवासियों के लिए, सोल्जर के लिए फीलिंग है, वो 15 अगस्त या 26 जनवरी को थोड़ी बहुत नज़र आती है, उसके अलावा ऑन ग्राउंड नज़र नहीं आती है। क्यों ऐसा होता है कि हमारा सिस्टम बिल्कुल अपंग है इन केसेस को सीरियसली लेने के लिए।
हम पॉलिटिकल जो सेटअप है उससे तो हम एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हैं, उनसे उम्मीद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल सेटअप जो भी है, जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, उनका सीधा सा संपर्क वोट बैंक से होता है। वो ये देखते हैं कि ये सोसाइटी का सेगमेंट, ये तबका हमारे लिए वोट बैंक है कि नहीं है। अगर वो वोट बैंक नहीं है तो उनके लिए आवाज़ उठाना, उनके लिए कुछ सोचना, वो उनके जहन में नहीं होता है। उनसे ये ना उनके पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम है। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप भी इस चीज़ को देखता है कि जो हमारे राजनेता हैं, जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम है, वो किस तरफ उनका झुकाव है। अगर उनका झुकाव है इस तरफ कि हमको वोट बैंक से ही मतलब है, तो ही ऐसे किस्से होते हैं कि आप एक सिपाही, मेरे जैसे सिपाही जो वर्दी से इतने सालों से बाहर हैं, और अब हम लाइफ की इस स्टेज में हैं कि हम में से ज़्यादातर लोग अब सीनियर सिटीज़न या तो बन चुके हैं या सीनियर सिटीज़न के अ, उस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम आने वाले हैं। किंतु अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो हम में से हज़ारों लोग वॉलंटियर थे कि आज भी अगर देश को ज़रूरत पड़ी तो हम अपना सब कुछ, अपना परिवार, अपना आस पड़ोस सब छोड़कर हम युद्ध के मैदान में जाने के लिए तैयार हैं। और ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैं ऐसे हज़ारों लाखों वेटरन्स को जानता हूँ जिन्होंने वॉलंटियर थे कि अगर अब पाकिस्तान के साथ ऑपरेशन सिंदूर में हमारा युद्ध आगे बढ़ता है तो हम अपनी सेवाएं देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट के वेटरन्स हो। हमने हज़ारों ऐसे एग्जांपल देखे। और जब हम अपनी जो एक्टिव सर्विस है उसके बाहर आने के बाद हम इतना अपने अंदर जज्बा रखते हैं, इतना पैशन रखते हैं देश के लिए, देशवासियों के लिए, तब वेटरन्स का ऐसा दुर्भाग्य जो हो रहा है और जिसको हमारा समाज बर्दाश्त कर रहा है, बर्दाश्त नहीं कर रहा, मैं कहूँगा कि इनडायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रहा है। क्योंकि कोई भी घटना अगर रिपीटेड होती है और वो होती रहती है और उसके बाद उसके ऊपर कोई ढंग से उसके ऊपर ना इन्वेस्टिगेशन होती है, ना कार्रवाई होती है, तभी वो घटना बार बार रिपीट होती है। अगर उसके ऊपर हमारा सिस्टम, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे जो भी सेटअप्स हैं, गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट, अगर उसके ऊपर वो ढंग से सोचें तो ऐसा नहीं हो सकता है कि ये घटना इतनी तेज़ी से अपने आप को रिपीट करें। क्या एनएचआई के लिए, जिसने बाद में जब हल्ला मचा सोशल मीडिया में मेरठ के टोल प्लाज़ा के इंसिडेंट को लेकर, उसके बाद उन्होंने जो है सिर्फ ये दिखाने के लिए कि वो भी इसके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, एक मैसेज निकाल दिया कि हमने उस पर्टिकुलर एजेंसी को कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया है, उसके ऊपर फिर कुछ फाइनेंशियल पेनल्टी लगा दी है। आप, क्या ये इम्पॉसिबल है एनएचआई के लिए कि इस चीज़ को, इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को एज अ पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना कि जो भी आपके एजेंट्स हैं जिनको आपने ये टोल प्लाजा के कॉन्ट्रैक्ट दे रखे हैं, उनको आप इस बारे में अवेयर करें और अवेयर करने के बाद एक उनको पॉलिसी दें, आपके अगर इस टाइप का इंसिडेंट होता है तो आपके साथ ये हशर किया जाएगा और उसको आप स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट करें। क्या ये इम्पॉसिबल है? नहीं, इम्पॉसिबल नहीं है। ये बिल्कुल एक सिस्टमेटिक पॉलिसी बनाने वाली बात है और उस पॉलिसी को मॉनिटर करने वाली बात है। पर वो ऐसा नहीं करेंगे, ना वो कर रहे हैं, ना उन्होंने किया है, ना वो करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको पता है इसका कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, इसका कोई उनके ऊपर असर नहीं पड़ता है। जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है, जो पुलिस होती है वहाँ पर, अब हम पुलिस से क्या उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ज़्यादातर जो इंसिडेंट होते हैं, इन इंसिडेंट में लोकल पुलिस इन्वॉल्व है। आप कर्नल बाथ का इंसिडेंट देख लें, जो कोर्ट से होते हुए और इतने महीने निकल चुके हैं, अब उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन चल रही है आज तक। जो उसमें सीनियर अधिकारी इन्वॉल्व थे, वो अधिकारी प्रमोशन पाकर आगे जा चुके हैं। जिनको एक्चुअली में उस केस को लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाना चाहिए था, उनका प्रमोशन हो गया, वो आगे निकल चुके हैं। जो राजस्थान में पुलिस थाने में हुआ, उसमें जो थे वहाँ पर एसएचओ या जो भी ऑफिशियल इन्वॉल्व थे, उनका महज एक थाने से दूसरे थाने में ट्रांसफ़र हो गया है। तो जब एडमिनिस्ट्रेशन है जो वो खुद इन इंसिडेंट्स में इन्वॉल्व है, तो कैसे उम्मीद की जा सकती है कि उसको लोग, जो पब्लिक है, जो आम जनता है, उसको सीरियसली लेगी। आप सब जो देशवासी हैं, आपसे कम मैं इतना विनम्र, एक बहुत ही सेंटिमेंटल बात अगर आप उसको समझ सकें तो मैं आपसे ये हाथ जोड़कर विनती करने वाला हूँ
कि आप सोचें कि एक सिपाही जिसको ऑपरेशन में, जंग में दुश्मन के साथ लड़ना है और उसको इतना मोटिवेटेड होके लड़ना है कि भई अगर मेरी जान भी चली जाए तब भी मैं लड़ता रहूँगा। उस सिपाही के मोटिवेशन को, उस सिपाही की प्राइड को कितनी ठेस पहुँचती होगी जब उसके साथ इस प्रकार का दुर्व्यवहार अपने ही देश के लोग कर रहे हैं। हमारे जैसे सिपाही जो जब तक वो सांस लेंगे तब तक वो देश के नाम पर ही सांस लेंगे। वो देश के लिए अभी भी, आज भी, कभी भी किसी भी प्रकार की देश की ज़रूरत हो तो वो अपनी जान को नजराना आज भी देने को तैयार हैं। हमारे दिल दिमाग, हमारे जहन में क्या गुजरता होगा ये सब देखकर। हम कितना मजबूर महसूस करते होंगे कि देखिए इन लोगों के लिए, इस देश के लिए, इन देशवासियों के लिए हर रोज सिपाही मर रहे हैं, हर रोज अपनी जान दे रहे हैं, हर रोज किसी ना किसी का कोई शरीर का अंग कट रहा है, कहीं गोली लग रही है, कहीं पर जो है आदमी इंजर्ड हो रहा है, हॉस्पिटल्स में पड़े हुए हैं। उन लोगों के साथ हमारे देश में ऐसा व्यवहार, अपने सिपाहियों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार। आप मुझे बताइए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, आप पाकिस्तान में देखिए, आप कहीं और चाइना देखिए, कहीं भी देखिए, आप किसी भी देश में देखिए, पूरे आप ज़्यादा दूर तो कहाँ जाना, पूरे एशिया में आप गूगल कीजिए, सर्च कीजिए, कौन सा समाज अपने देश के सैनिकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करता है। कौन से समाज में इतनी ज़्यादा इमरजेंसी हो गई है कि सेना को, अपने लोगों को, अपने सिपाहियों को, अपने देशवासियों से बचाने के लिए एक इमरजेंसी हेल्पलाइन खोलनी पड़ रही है। बात सिर्फ किसी भी समाज को इवॉल्व करने के लिए, ऊपर लाने के लिए बात सिर्फ इतनी नहीं होती है कि एक वोट बैंक की तरफ ध्यान दिया जाए। और अगर आर्मी जैसा, फौज जैसा इंस्टीट्यूशन अगर वो वोट बैंक की नज़रिए से इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसके साथ ना सिर्फ चलो अवहेलना करना, उसको इग्नोर करना, तो फिर भी समझ में आता है कि ठीक है भाई, सबको पता है कि एक सिपाही कुछ नहीं कर सकता। वो वैसे ही ज़िंदगी के 30-40 जो उसकी प्राइम यूथ के टाइम है, वो वैसे ही बॉर्डर्स के ऊपर, एलओसी के ऊपर दुश्मनों से लड़ते हुए गुजार देता है, तो वो तो वैसे ही आपके लिए कुछ खतरा नहीं बन सकता है। पर अगर कहीं खुदा ना खास्ता उसकी कोई इंगेजमेंट हो रही है समाज के ऊपर, जब वो छुट्टी पर आ रहा है, जा रहा है, तो आप उसके साथ ऐसा व्यवहार करें, आप उसको ऐसे ट्रीट करें जैसे वो आपका जन्म जन्म का दुश्मन है। ये सिर्फ हम सोचें, 2-4 लोग सोचें, चंद लोग इसके बारे में कुछ कमेंट कर दें, ये उतनी सी बात नहीं है। ये पूरे समाज को, जो भी लोग हमारे समाज में, ज़्यादातर हमारे सिपाही सोल्जर जो है, ज़्यादातर वो गांव से आते हैं, गांव के रहने वाले हैं, दूर दराज के इलाकों से आते हैं। बड़ी मुश्किल से 3-3, आज की तारीख में भी 2-2, 3-3 दिन का सफ़र करने के बाद वो अपने घर पहुंचते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं। उसके बाद उस टाइम में भी उनके पास इतना समय नहीं होता है कि वो ऐसे कहीं लीजरली अपना वक्त बिता सकें। उनके पास ढेर सारी घर की जिम्मेवारियाँ होती हैं जिनको वो बड़ी मुश्किल से निभाने की कोशिश करते हैं। और उसके बाद आप सब जो है उस सिपाही के साथ ऐसा दुर्व्यवहार करते हो। और मैं आपसे लास्ट में एक बात फिर कहना चाह रहा हूँ कि हमारा जज्बा है ये कि हम, चाहे हम सर्विस में हैं, चाहे हम सर्विस के बाहर हैं, चाहे हम 30 साल के हैं, 40 साल के हैं, 50 साल के हैं, 60 साल के हैं, 70 साल के हैं, देश को जरूरत पड़ती है तो हम एक सेकंड, हमारे दिमाग में कन्फ्यूज़न नहीं होता है कि हमने किस तरफ जाना है, परिवार की तरफ जाना है कि देश की तरफ जाना है। तो ये पूरे समाज को सोचना पड़ेगा, 2, 4, 6, 10 लोगों को नहीं, कि क्या जो समाज, आज भारत में जो समाज सिपाही के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कर रहा है और बर्दाश्त कर रहा है उसको, कोई भी चीज़ तब आगे बढ़ती है, कोई भी चीज़ प्रोग्रेस तभी करती है जब समाज उसको चुपचाप बर्दाश्त करता है, नहीं तो वो बढ़ नहीं सकती है। क्या ये सही है? क्या ये कब तक इसको सिपाही बर्दाश्त करेगा चुपचाप? क्या वो ठीक होगा जब वो सिपाही भी ये सोचना शुरू कर दे कि
ये देश, इस देश के लोग इस काबिल नहीं है कि इनके लिए जान दी जा सके। वो एक बहुत बड़ा धब्बा होगा इस देश के ऊपर, हमारी नेशनलिज्म के ऊपर, हमारी एकता के ऊपर। तो मैं आपसे अंत में फिर से विनम्र करता हूँ कि आप जहाँ पर भी हैं समाज में, आप इस अवेयरनेस को फैलाएं। आप ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, हर आदमी वहाँ नहीं पहुँच सकता है जहाँ इंसिडेंट हो रही है, पर आप कम से कम जहाँ पर भी हैं इस बात को, इस अवेयरनेस को फैलाएं कि एक सिपाही जो देश की एलओसी के ऊपर हर मौसम में, हर वक्त 24 घंटे वहाँ खड़ा हुआ है और उसकी कितनी टफ कंडीशंस में वो सर्विस में है, आप उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार ना करें, ना होने दें। इसके जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, इसके जो नतीजे हैं, वो पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए बहुत गंभीर होंगे। ये हम सबको सोचने की ज़रूरत है। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, जय हिंद।